हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज़ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है और अगर हम ये वर्ड सुने इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर हमारे माइंड में दो क्वेश्चन ज़रूर जनरेट होंगे। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। और सेकेंड वन, व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़िज़िकल रियलिटी क्या है, ये रियल में एग्जिस्ट करता है या फिर एक इमेजनरी क्वांटिटी है। अब ये दोनों क्वेश्चन का हम आंसर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक सिस्टम लेते हैं। ये सिस्टम में एक चार्ज को रखते हैं। सपोज़ यहाँ पे ओरिजिन पे मैंने चार्ज रखा कैपिटल क्यू। अब ये कैपिटल क्यू के लिए उसके आसपास की दुनिया हो गया उसका फील्ड। कैपिटल क्यू के लिए उसके आसपास की जो भी दुनिया है वो पूरा बन गया उसके लिए उसका खुद का एक फील्ड। अब ये फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज रखूँ, अब ये फील्ड कहाँ तक होगा, तो इनफाइनाइट तक होगा। अब फील्ड के अंदर मैंने कोई एक पॉइंट P सिलेक्ट किया जहाँ पे मैंने चार्ज रखा स्मॉल q। हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ रहे हैं कैपिटल Q की, इसलिए कैपिटल Q को नाम दे रहे हैं सोर्स चार्ज। ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट कर रहा है, इसलिए हमने नाम दिया सोर्स चार्ज। अब जैसे ही मैंने P पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज रखा तो एज पर कूलम्स लॉ हमें पता है कि फोर्स लगने वाला है K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर के साथ लूँ तो r यूनिट वेक्टर भी साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम डायरेक्शन दिखा पाए। यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है। तो r कैप क्या हो गया, r वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन दिखा देगा। अब कैपिटल Q के फील्ड में जब मैंने स्मॉल q चार्ज रखा तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। बट अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कैपिटल Q है ही नहीं, सपोज़ मैंने रखा ही नहीं, तो फिर वो पॉइंट P है वहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलोगे, तो आपका एक ही आंसर होगा, देयर इज़ नथिंग एट दैट पॉइंट। P पॉइंट पे कुछ नहीं है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर P पॉइंट पे कुछ भी नहीं था तो फिर ये कैपिटल Q की वजह से यहाँ पे जैसे ही मैं चार्ज Q लेके आया तब फोर्स क्यों लगा। क्वेश्चन यही है ना। अगर मैं बोलूँ P पॉइंट पे क्या है तो आप बोलोगे देयर इज़ नथिंग। अगर मैं बोलूँ कि स्मॉल q चार्ज में वहाँ पे लेके आया तब ऐसा क्या हुआ कि उसके ऊपर फोर्स लगा, तब आप शायद सोचोगे देयर इज़ समथिंग। अब यही समथिंग है जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि कोई एक चार्ज है, सोर्स चार्ज ले लो कैपिटल Q, वो अपने आसपास की दुनिया में अपनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट करता है जो कि वेरिएबल हो सकती है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो सकती है, बट एक अपना पूरा एक फील्ड बनाता है जिसके अंदर आने वाला कोई भी चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा। तो वही फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी और वो हम वैल्यू को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी फिजिकल रियलिटी क्या है, ये रियल में एग्जिस्ट करती है या फिर सिर्फ हमारी एक इमेजनरी थिंग है। तो ये जानने के लिए भी हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। सपोज़ कोई एक ग्राउंड है
और ग्राउंड के ऊपर कोई एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं हूँ सपोज़, और मेरे और ब्लॉक के बीच में मान लेते हैं कि 10 मीटर जितना डिस्टेंस है। तो क्या मैं ये ब्लॉक को विदाउट एनी कांटेक्ट अपनी ओर खींच सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं। मतलब क्या हुआ कि ये ब्लॉक के ऊपर अगर मुझे फोर्स लगाना है तो मेरे और ब्लॉक के बीच में कोई ना कोई कांटेक्ट ज़रूरी है। वो कांटेक्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग से मैंने क्या किया, ब्लॉक को बांध दिया और फिर मैं ब्लॉक को अपनी ओर खींच सकता हूँ ये दोनों हाथों से ज़ोर लगा के। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स लगने के लिए स्ट्रिंग क्या कर रही थी, एक टाइप का कांटेक्ट प्रोवाइड कर रही थी। सेम वे यहाँ पे जो दो चार्ज है हमारे पास, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, उन दोनों के बीच में फोर्स लगने के लिए जो कांटेक्ट प्रोवाइड हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। मतलब ये तो बात माननी ही पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिज़िकली रियल है, बट उसको समझना, इसको पिक्चराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम फिर क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इफ़ेक्ट को इजीली समझ पाए। एक और क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। वाई द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर एट ऑल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। आफ्टर ऑल, फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस द मेजरेबल क्वांटिटी इज फोर्स विच कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड यूजिंग कूलम्स लॉ। हमारे पास ऑलरेडी एक क्वांटिटी है फोर्स, जो कि कूलम्स लॉ की हेल्प से हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़रूरी बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़रूरी है वो समझने के लिए हम दो चीज़ देखते हैं कि अभी आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है। तो वो आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 1 एंड 2 का जो मेन टॉपिक है, जिसको कंबाइनली बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब यहाँ पे हम डील कर रहे हैं सिर्फ जो चार्ज रेस्ट में है उनके लिए, चार्ज एक ही पोजीशन पे फिक्स है और उनकी इफ़ेक्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कन्वीनियंट है बट नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कन्वीनियंट है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। और यही चीज़ अगर आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। वहाँ पे हम डील करेंगे ऐसे चार्जेस के साथ जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे हम ना कोई ट्रेस चार्ज की बात करने वाले, ना कोई फोर्स की बात करने वाले। ओनली द थिंग इज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ, ये दोनों की इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सब समझना वहाँ पे ज़रूरी बनेगा। मतलब जब आप डील करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के साथ या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, तब आपको कंपलसरी इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पड़ेगा, ना कि इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आती है तब, मतलब चैप्टर 1 एंड 2 आपके, तब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा समझने में, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी बनता है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी नहीं है।
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात आएगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इजी भी है और नेसेसरी भी है। इसीलिए चैप्टर 1 से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। अब डेरिवेशन पे आते हैं। अब डेरिवेशन के लिए अब सिंपल सी सिस्टम ले लेते हैं। सपोज कैपिटल क्यू है वो सोर्स चार्ज है, स्मॉल क्यू है वो टेस्टिंग पर्पस के लिए, इसलिए नाम दिया टेस्ट चार्ज। कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू तक जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर आर है सपोज। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या रहेगा, F इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का एक रहेगा यूनिट वेक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू था, तो स्मॉल क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हम ले रहे हैं। ओके, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है वो स्टेशनरी रहना चाहिए, मतलब किसी भी कंडीशन में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स क्या था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का एक यूनिट वेक्टर आएगा, और स्मॉल क्यू नीचे है ही, स्मॉल क्यू कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर स्मॉल आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। अब ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला है हमारे पास, उससे हम ये तो पता कर सकते हैं कि कोई भी एक फिक्स पोजीशन के लिए F बाई क्यू रेशियो है, F और Q का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, और वहाँ पे जो Q है वो क्या रहेगा, टेस्ट चार्ज, याद रखना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकेंड फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो क्या दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, वो डिपेंड्स ऑन कैपिटल Q नॉट ऑन स्मॉल क्यू। मतलब याद रखना, E की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज की वजह से किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर जब भी यूज़ करो तब याद रखो वहाँ पे जो चार्ज लेने वाले हो वो चार्ज कौन सा होगा, सोर्स चार्ज, ना कि टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा उन सब का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिमार्क्स। फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन E इक्वल टू एफ बाई क्यू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। खास यहाँ पे नोटिस करना है कि हमने यूज़ किया है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज पॉजिटिव भी होना चाहिए और उसकी वैल्यू यूनिट मतलब +1 कूलम होनी चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट हर एक प्लेस को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मिला है E इक्वल टू एफ बाई क्यू। उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। सेकेंड चैप्टर में आप पोटेंशियल भी पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उस हिसाब से ऐसा यूनिट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर। वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। वहाँ पे आपको कुछ इस तरह फॉर्मूला मिलेगा, V इक्वल टू ई इंटू डी, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल का यूनिट रहेगा वोल्टेज, वोल्ट।
The charge capital Q which is producing the electric field is called a source charge. The charge small q which tests the effect of source charge is called a टेस्ट चार्ज. ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ये खास नॉट दैट सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन. मतलब जब हम स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज को कैपिटल क्यू के नज़दीक लाए, तब मान लो कि यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे हम लेके आए स्मॉल क्यू को, तो जो फोर्स लगने वाला है F इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. ये जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स दोनों के ऊपर लगेगा. ये म्यूचुअल फोर्स है. म्यूचुअल फोर्स मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम इतने अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं. अब मोशन होगी दोनों चार्जेस की, वो डिपेंड करेगा इनर्शिया पे. जिसकी इनर्शिया ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा. बट दोनों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो होगा ही. किसी में भी एक्सेलरेशन हमने ये नहीं बोल सकते कि ज़ीरो प्रोड्यूस होगा. अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो रहा है मतलब क्या हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. एक के ऊपर ज़्यादा फोर्स और एक के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो फोर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ऑलमोस्ट हमें ये चार्ज को अगर स्टेशनरी रखना है तो फोर्स की वैल्यू नियरली इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो. एग्जैक्ट ज़ीरो तो हो नहीं सकती, तो हम मान लेते हैं नियरली इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए. अब के की वैल्यू फिक्स है, हमारा सोर्स चार्ज फिक्स है, हमें डिस्टेंस फिक्स रखना है क्योंकि उसी पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो कंपलसरी हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी. मतलब जो फोर्स हम लेने वाले हैं वो लिमिट स्मॉल क्यू टेंड्स टू ज़ीरो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब इतना आइडियल कंडीशन हम जनरेट नहीं कर सकते. उसका भी रीज़न है क्योंकि स्मॉल क्यू की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए. बट मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई जितनी. ई मतलब क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. इससे छोटा चार्ज हम नहीं बना सकते. तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करते हैं तब थोड़ी डिफ़िकल्टी ये रहती है कि चार्ज की वैल्यू हम मिनिमम इतनी कर सकते हैं और उसकी वजह से कैपिटल क्यू की पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है. सेकंड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल क्यू नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल क्यू पे डिपेंड नहीं करेगी. जो ये फॉर्मूला आता था E इक्वल टू एफ बाई क्यू, उसमें तो स्मॉल क्यू है, बट वो स्मॉल क्यू कैंसल आउट होता है कहाँ पे, जब हम फोर्स का फॉर्मूला डालते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. मतलब कोई एक पोजीशन के लिए एफ बाई क्यू रेशियो कांस्टेंट रहेगा. उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्मॉल क्यू इंक्रीज कराऊँ तो फोर्स भी इंक्रीज होगा और दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा. मतलब स्मॉल क्यू के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं आती. तो मतलब आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ओनली किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पे, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज. बट इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सोर्स चार्ज एंड द पोजिशन ऑफ टेस्ट चार्ज. मतलब टेस्ट चार्ज का जो लोकेशन है वो क्या है उस पर डिपेंड करेगा. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या डिपेंड करेगी कैपिटल क्यू एंड आर पे. एक और चीज़ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड कर सकती है, वो है मीडियम. फॉर अ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड वेक्टर्स आर रेडियली आउटवर्ड, वाइल फॉर अ नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड वेक्टर्स आर रेडियली इनवर्ड. अब ये कैसे हमें पता चला, सपोज मैंने पहले चार्ज लिया कैपिटल क्यू, मैंने पहले एक चार्ज लिया कैपिटल क्यू जो कि पॉजिटिव है. अब उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो सपोज़ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पे अलग अलग जगह पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए और सभी जगह पे मैंने टेस्ट चार्ज रखे 1 कूलम प्लस 1 कूलम.
सभी जगह पे मैंने चार्जेस रख दिए +1 कूलम, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। सभी जगह पे हमने चार्ज ले लिए +1 कूलम। अब हम फोर्स देखते हैं, फोर्स कितना लगेगा और कौन सी डायरेक्शन में। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जो बीच में कैपिटल क्यू दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। ये फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह बाहर की ओर होगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि कैपिटल क्यू है वो हर एक चार्ज को रिपल्स कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड वेक्टर्स आर रेडियली आउटवर्ड। दिख रहा है आपको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था कैपिटल क्यू, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो हर एक डायरेक्शन में बाहर की ओर हुआ। ओके, तो इन सब पॉइंट को अगर मैं जॉइंट करूँ तो एक मुझे इमेजिनरी स्फीयर मिलेगा, और वो इमेजिनरी स्फीयर के हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम डिस्टेंस के लिए सेम अमाउंट का मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज रखता तो Q की वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो मैं कहीं पे भी कोई भी टेस्ट चार्ज रखूँ जिसकी वैल्यू +1 कूलम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिफाइन करना है +1 कूलम से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे कुछ बनेगा, Q इंटू F इक्वल टू बनेगा Q इंटू E। मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब +1 कूलम के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज का फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब सबको अपनी अंदर अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा ये कैपिटल क्यू। तब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऑलवेज याद रखना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना, अगर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ऐसे कुछ, तो आप एज्यूम कर सकोगे कि यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा या तो यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा, जिससे कि आपको मोशन के बारे में पता चलेगा। सपोज बोला जाए कि इधर प्रोटॉन रखा हुआ है, एक कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे बोला जाए माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में पता चल जाएगा कि फोर्स लगने वाला है, क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव रखा तो नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन होगा। तो ऑलवेज याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सेकेंड थिंग, एक और, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ अ स्फेरिकल सिमेट्री। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर एक इमेजिनरी स्फीयर ले लो तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड या तो इनवर्ड हो सकती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। ओके, अब ये सब समझने के लिए थोड़ा सा हमारे पास कुछ एक और है जो आपको एनिमेशन के थ्रू हम दिखा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे दो चार्ज है, एक +1 नैनो कूलम, एक है -1 नैनो कूलम। अब जैसे ही मैं उसको यहाँ पे रख रहा हूँ, आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मिल रही है। एक और चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि जो नज़दीक का एरिया है वहाँ पे जो रेड एरोज है वो ज़्यादा ही डार्क है, फिर धीरे धीरे लाइट हो रहे हैं। ये क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा था E = KQ/R²।
मतलब E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगी कब, जब पॉजिटिव चार्ज होगा। अब सेम मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल दूँ और नेगेटिव लेके आऊँ तो अंदर की तरफ मिल रहे हैं सारे एरोज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो रेडियली, डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड है। ये एरोज क्या दिखाते हैं? एरोज ये दिखाते हैं कि अगर मैं किसी एक पोजीशन पे, सपोज एक ये पोजीशन है, यहाँ पे मैं +1 कूलम रखूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंपेयर करनी है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं सेंसर है वो ले लेता हूँ, सेंसर को मैंने रख दिया, ठीक है। अब E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब देखना जैसे मैं ये नज़दीक लेके जाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो ये फटाफट डिक्रीज़ हो गया, देखो। बट ये ज़ीरो कभी नहीं होगा। ज़ीरो कब होगा? इनफाइनाइट पॉइंट पे, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होने वाली है। ओके, मेज़र करते हैं हम। यहाँ पे देखो पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 24.58, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है 4.890। एक और चीज़ देख लो, ये एक इमेजनरी स्फीयर बन गया जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सिस्टम लेके आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पैटर्न कुछ इस तरह मिलेगी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज में। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होकर टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज में। यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है, क्योंकि क्लोज लूप बनने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना चाहिए और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे बनाते थे। तो सपोज़ मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब बाय डेफिनेशन हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं अलग अलग पोजीशन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे है, एक यहाँ पे रखूँ, एक यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे, वैसे अलग अलग पोजीशन पे। तो ये पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम इट फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और नेगेटिव की वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये जो नेगेटिव की वजह से जो फोर्स लग रहा है F माइनस में डिनोट कर रहा हूँ और ये F प्लस है। F माइनस का वेक्टर मैंने छोटा बनाया है क्योंकि फोर्स कम लगने वाला है डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। अब दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? ये डायरेक्शन में। ये F नेट हो गया, मतलब वहाँ पे ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी F नेट, मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है उसी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। सेम वे में अगर यहाँ पे एक पॉइंट है वो कंसिडर करूँ तो पॉजिटिव की वजह से फोर्स लगेगा रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से फोर्स लगेगा एट्रैक्टिव, और रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं कि वो लाइन है उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिले। वो लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिले। जैसे कि ये पॉइंट की बात करूँ तो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हुई, मतलब रिजल्टेंट फोर्स बोलो तो उसी डायरेक्शन में लगने वाला है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, समझ सकते हैं हम। मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कुछ इस तरह मिलेगा, ये। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम है, जैसे कि मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, तो यहाँ पे जितने भी एरोज है वो सब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये पैटर्न चेंज होगी। अब मैं सपोज वैल्यूज़ भी दिखाऊं सेंसर के साथ, देखना ये सेंसर का एरो देखना, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मिलेगा ऑलवेज, कहीं पे भी मैं रखूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जो हमने ये पूरी लाइन, पूरा एक कर्वेचर बनाया है, उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 13.4 वोल्ट पर मीटर। हमने +1 नैनोकूलम और -1 नैनोकूलम चार्ज लिया था। अभी ये मैं पॉइंट इस तरफ करूँ तो देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको फील्ड मिलने वाला है। सपोज इस तरफ आ जाओ, देखो है टेंजेंशियल डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंशियल मिलेगी और मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा लोकेशन पे। ओके, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is a curve drawn in an electric field in such a way that the tangent to the curve at any point is in the direction of net electric field at that point. In fact, an electric line of field is the path along which a positive charge would move if free to do so. ओके, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो ये लाइन को फॉलो करेगा और एक पूरे कर्व को फॉलो करके नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, उसी पाथ को फॉलो करके। क्यों? क्योंकि ऑलवेज जो नेट फोर्स लग रहा है वो कर्वेचर पाथ की डायरेक्शन में ही लग रहा था। अब लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है। फर्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्जेस। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव में एंड हो रही है, तो वो डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा देना है। The tangent drawn at any point on the electric field line shows the direction of electric field at that point. ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। अब ये क्या बात है, टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। अभी हमने देखा सपोज मेरे पास एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है, कोई एक पॉइंट पे मैं फोर्स फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा, देखो ये पॉजिटिव है उसकी वजह से कुछ इस तरह मिलेगा, ये पॉजिटिव की वजह से कुछ इस तरह मिलेगा, ये नेगेटिव की वजह से इस तरफ मिलेगा। ये तो तीन फोर्स हो गए। सपोज मैं नाम दे दूँ F1, F2 एंड F3 वेक्टर, बट जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो कोई एक ही डायरेक्शन में मिलने वाला है। वेक्टर का आप एडिशन करो तो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ही मिलने वाली है। सपोज वो डायरेक्शन थी ये डायरेक्शन में हमें एफ नेट मिल रहा था सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, एक ही हो गई ना। और ऑलवेज ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव होता है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में, और नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बोलूँ कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे दो मिली, ये डायरेक्शन भी मिली और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन भी मिली। अब ऐसा अगर हुआ तो इसका मतलब ये कहलाएगा कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में है, मतलब नेट फोर्स दो डायरेक्शन में मिलता है, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही साथ दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितने भी फोर्स लगे
वो मूव करेगा तो एक ही डायरेक्शन में ना, मतलब नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। इसीलिए ऐसा कोई अगर रिप्रेजेंटेशन है तो मतलब कि ये गलत है। तो आपको लिखना है टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। उसके रीज़न में लिखना है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। पॉइंट इंडिकेटिंग टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिले वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स ऑलवेज कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत सारी मिल रही है, बट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना रही है। क्लोज लूप बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो लाइन पॉजिटिव से जनरेट हो रही है वो नेगेटिव में जाए और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में आए, बट ये ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल ही नहीं सकती, वहाँ पे तो टर्मिनेट होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। फिफ्थ देखो, the separation of neighboring field lines in a region at electric field indicates the strength of electric field in that region। सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, मतलब हर एक डायरेक्शन में स्फेरिकल सिमेट्री है। अब मैं ये वाले रीजन में देखूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़दीक नज़दीक है, जो कि क्या दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब वही मैं यहाँ पे देखूँ तो इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। इसीलिए तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज़ होती है। अब वही चीज़ हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि मैं अगर ये वोल्टेज दिखाऊँ, एक नेगेटिव चार्ज हम निकाल देते हैं। ओके देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के आसपास फील्ड ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे वो फील्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि द सेपरेशन ऑफ नेबरिंग फील्ड लाइन्स इन अ रीजन एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नेबरिंग फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। लास्ट देख लेते हैं, फील्ड लाइन्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। मतलब कि ऐसी कोई फील्ड लाइन्स है म्यूचुअली पैरेलल भी है और इक्वल डिस्टेंस पे भी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम मिलेगा आपको। अब ऐसी कोई एक कंडीशन यहाँ पे हमने जनरेट करने की ट्राई की है। देखो ये एक लाइन पूरी पॉजिटिव चार्ज की है, एक लाइन पूरी नेगेटिव चार्ज की है, तो दो लाइन है उनके बीच में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही है वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर है और इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो रीजन है बीच वाला, ये हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आइडियली 100% इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है तो फिर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारी लिमिट के बाहर है अभी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ओके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट फिनिश हुआ।
अब यहाँ से आगे क्या आने वाला है, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें स्टडी करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर गाउस लॉ आएगा और उसमें भी हम गाउस लॉ की एप्लीकेशन से अलग अलग सिमेट्री के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ना ज़रूरी है, और सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय डायपोल, व्हाट इज़ अ डायपोल, ये सब पढ़ने को मिल जाएगा और धीरे धीरे हम एक चैप्टर पूरा फिनिश कर लेंगे।